देखो सीनियर ग्रुप अभी बाहर से वापस आया है, ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ कोई फाइट हुई थी। तुम्हारा क्या मतलब है? एल्डर मिंग ने सोचते हुए जवाब दिया। क्या तुम ये कह रहे हो कि उन डीमंस ने सीनियर का सामना भी नहीं किया? तो फिर वो डीमन सीनियर के घर के ठीक सामने मरे हुए कैसे मिले? इस पर ली फैन का मूड बदल गया और वो झुंझला के बोला, ये फिर से किसने किया? एक आहा भरते हुए वो उस जगह को साफ करने लगा और धीरे धीरे बड़बड़ाया, मैं इस जगह को रेगुलरली साफ करता हूं, पर पता नहीं कौन यहाँ बार बार कचरा फेंक जाता है। क्या किसी के घर के बाहर कचरा फेंकना सही बात है? दोनों एल्डर्स ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर कंफ्यूजन और रियलाइजेशन दोनों दिख रहा था। ली फैन की हरकतों को देखते हुए उनमें से एक ने दूसरे से धीरे से कहा, क्या वो सच में डीमन जनरल याका बोन्स को कचरा बोल रहे हैं? उनकी सोच को तोड़ते हुए होंगजियन आगे बढ़ा और ली फैन को इज्जत के साथ ग्रीट किया। सीनियर, मेरा नाम होंगजियन है, मैं टियान होली लैंड से आया हूँ और मैं आपको अपनी रिस्पेक्ट देता हूँ। एल्डर मिंग ने भी वैसा ही किया और खुद को इंट्रोड्यूस किया। सीनियर, मैं जियांग होली लैंड से एल्डर मिंग हूँ, मैं भी आपको अपनी रिस्पेक्ट देता हूँ। ली फैन इनकी इतनी फॉर्मेलिटीज देख के थोड़ा हैरान हुआ और शक भरी नजरों से उन्हें देखा। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? वहीं नैनफोंग उन दोनों एल्डर्स को ऑब्जर्व कर रही थी और सोचने लगी, ये दोनों होली लैंड से हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? खामोशी को तोड़ते हुए एल्डर मिंग ने तारीफ करते हुए कहा, सीनियर, वो पिक्चर जो आपने बनाई थी वो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। वो पेंटिंग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी और अब तक देश में हर कोई उस फेमस पेंटिंग के बारे में जान चुका था। वो पिक्चर देखने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमें आपसे मिलना ही होगा। आज आखिरकार हमें वो मौका मिल गया। ली फैन ने अपनी आईब्रो उठाई, उसका टोन अभी भी शक से भरा था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या लोग मेरी पेंटिंग की तारीफ कर रहे हैं? जैसे ही ली फैन ने उन्हें ऑब्जर्व किया, उसके दिमाग में ख्याल आया, ये समझदार लग रहा है। मेरे काम की तारीफ करना मुझे अपनी तरफ करने का एक तरीका हो सकता है। जरूर वो पेंटिंग ऑक्शन में रखी गई होगी, इसीलिए वो इतनी जल्दी फेमस हो गई। शायद ही मुझसे और पेंटिंग्स खरीदने आए हैं। बात बदलने का फैसला करते हुए ली फैन ने कहा, तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलकर बात करते हैं। होंगजियन हिचकिचाया और घबराते हुए जवाब दिया, सीनियर ली फैन, प्लीज आप पहले चलिए, हमारे अंदर आगे चलने की हिम्मत नहीं है। शायद आप ही हमें फॉलो करने में मदद कर सकते हैं। ली फैन ने थोड़ा फ्राउन किया और मनी मन सोचा, ये लोग इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? जैसे ही वो अंदर गए, ली फैन ने कैजुअली कहा, आज हवा कुछ ज्यादा ही तेज लग रही है, मुझे केयरफुल रहना होगा। ये सुनकर होंगजियन और एल्डर मिंग ने घबराहट में एक दूसरे को देखा। क्या सीनियर हमें किसी ऐसी चीज के बारे में वार्न कर रहे हैं जो हम समझ नहीं पा रहे? उन्होंने चुपचाप सोचा। जिस पल वो घर में दाखिल हुए, उनकी बेचैनी और बढ़ गई। वहां का माहौल बहुत डरावना था और खतरनाक दिखने वाली चीजें यहाँ वहां बिखरी पड़ी थी। होंगजियन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा, ये जगह कितनी खतरनाक लग रही है। अच्छा हुआ हमने सीनियर ली फैन को फॉलो किया, अगर हम अकेले अंदर आते तो हमारा कोई चांस नहीं था, हम पक्का मारे जाते। एल्डर मिंग का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने कमरे का जायजा लिया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना डर कभी महसूस नहीं किया, खतरे के सामने भी नहीं। यहाँ तक कि टियान होली लैंड के प्रोटेक्टिव बैरियर्स भी इस पावर के सामने फीके हैं। एल्डर मिंग को समझ आ गया कि वो दो डीमन जनरल्स कैसे मारे गए। आगे का रास्ता इतना खतरनाक था कि कोई भी डेविएंट इसे क्रॉस नहीं कर सकता था। होंगजियन ने सहमति जताई और खतरे की तरफ इशारा किया और फिर पूछा कि क्या एल्डर मिंग ने पास में उस अजीब पेड़ को नोटिस किया? एल्डर मिंग ने अपनी हैरानी जताई और कहा कि वो पीच ट्री तो इमॉर्टल लग रहा है। जैसे ही वो उस ट्री को देख रहे थे, अचानक उसने एक एनर्जी की लहर छोड़ी जिससे एल्डर मिंग बेहोश होकर गिर पड़े। होंगसेन ने उसे जोर देकर कहा कि वो सीधा ट्री की तरफ ना देखे और वार्न किया कि ऐसा करने से वो बेहोश हो जाएगा। उसने ये भी जोड़ा कि अगर ट्री को लगा कि वो स्पाइज हैं तो वो उन्हें तुरंत मार देगा। ली फैन ने सजेस्ट किया कि एल्डर मिंग और होंगसेन दोनों बैठ जाएं और उसका वेट करें और उन्हें यकीन दिलाया कि वो बस एक मोमेंट में वापस आएगा। इसी बीच एल्डर मिंग अभी भी शॉक में थे और मनी मन सोचने लगे कि उस ट्री की एक झलक नहीं उन्हें कितना हिला दिया था। उन्होंने उन ब्रांचेस पर उगने वाले डिवाइन फ्रूट्स के बारे में सोचा और नोट किया कि एक खाने से ही उनकी कल्टीवेशन 100 फोल्ड बढ़ सकती है। होंगसेन ने इस बात को माना, पर सवाल उठाया कि उस ट्री से फ्रूट तोड़ने की हिम्मत कौन करेगा, ये जानते हुए कि ऐसा करने का अंजाम एक भयानक मौत होगी। ली फैन एक ट्रे लेकर वापस आया और बोला कि वो सब थके हुए लग रहे हैं और उन्हें गर्म टी ऑफर की जो उसने बनाई थी, एक बड़ी स्माइल के साथ। होंगजेन ने थैंक यू कहा और ली फैन की तारीफ करते हुए उसे दुनिया की सबसे बेस्ट टी बनाने वाला बताया। टी लेते हुए एल्डर मिंग उस इंसान की पावर देकर हैरान थे जो नहीं ऑफर कर रहा था। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उन्हें अपनी जिंदगी में ऐसा मौका मिलेगा। जैसे ही उन्होंने सिप ली, दोनों एल्डर्स ने अपनी बॉडी में एनर्जी की एक जबरदस्त लहर महसूस की। खुश होकर वो बोल पड़े कि वो कितना फ्रेश और पावरफुल महसूस कर रहे हैं। एल्डर मिंग ने माना कि सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद वो अपनी सुप्रीम कल्टीवेशन को परफेक्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन टी की बस एक सिप से उन्होंने परफेक्शन हासिल कर ली थी। ओवरवेल्म्ड होकर उन्होंने ली फैन का बहुत शुक्रिया अदा किया। इसी बीच सिस्टर नैनफोंग एल्डर्स के अजीब बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए उनके आने के बाद से उनकी अजीब हरकतों पर कमेंट करने लगी। जिलिंग ने हाँ में हाँ मिलाई और उनकी हरकतों को अजीब पाया। हालांकि एल्डर्स ली फैन का शुक्रिया अदा करते रहे और प्रॉमिस किया कि वो उनकी काइंडनेस कभी नहीं भूलेंगे। ली फैन ने हम्बली जवाब दिया कि इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है और जोर दिया है कि उनकी मुलाकात किस्मत की थी।
बात बदलते हुए उसने बताया कि उसने एक नई पेंटिंग बनाई है जो उसे लगता है कि उन्हें पसंद आएगी। अंदर ही अंदर वो उन्हें पेंटिंग दिखाने के बारे में सोच रहा था, इस उम्मीद में कि वो इसकी वैल्यू समझेंगे और शायद इसे खरीद लेंगे। जब ली फैन ने अपनी पेंटिंग से पर्दा हटाया तो उसमें से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी निकली जिसने सबको हैरान कर दिया। एल्डर मिंग अपने घुटनों पर गिर गए और बोलने लगे कि ये आर्टवर्क पूरी कोंगान माउंटेन को दिखाता है। होंग सेन ने सवाल किया कि ऐसा कर पाना कैसे पॉसिबल हुआ, ये ध्यान में रखते हुए कि कोंगान माउंटेन में कितना खतरा है। एल्डर्स उस पेंटिंग के डिटेल और उसके बेशकीमती नेचर को देखकर हैरान थे। गहरी सोच में एल्डर मिंग को रियलाइज हुआ कि ली फैन ने जरूर उनके आने का अंदाजा पहले ही लगा लिया होगा और ये आर्टवर्क एडवांस में तैयार कर लिया होगा। वो और भी ज्यादा इंप्रेस्ड हुए ये नोट करते हुए कि कोई भी कोंगान माउंटेन से जिंदा वापस नहीं आया है। वहां के एक्सपीरियंस लिए बिना ऐसा मास्टरपीस बनाना तो दूर की बात है। ली फैन चुपचाप उनके भाव को देख रहा था और समझ गया कि वो काफी प्रभावित हुए हैं। उसे उम्मीद थी कि अच्छी खासी रकम मिलेगी, पर उसने पैसों की बात ना करने का फैसला किया, सोचते हुए कि वो खुद ही कोई बड़ा प्रस्ताव देंगे। उनके बीच खड़े होकर ली फैन ने लापरवाही से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। एल्डर मिंग ने कबूल किया कि ये पेंटिंग उन्हें आने वाली मुसीबतों का समाधान करने में बहुत मदद करेगी। ली फैन ने सिचुएशन की महत्ता समझते हुए मदद करने का फैसला किया। पेंटिंग उनकी तरफ बढ़ाते हुए उसने वो मुफ्त में पेश की। एल्डर होंग सेन ने पेंटिंग देने के लिए ली फैन का गहरा शुक्रिया अदा किया। हालांकि उसने सुझाव दिया कि इस दरियादिल जेस्चर के पीछे जरूर कोई मकसद होगा। ली फैन ने मन ही मन देखा कि उन्होंने बिना पैसों का जिक्र किए पेंटिंग स्वीकार कर ली, जिससे उसे लगा कि शायद उसे उनके प्रस्ताव से ज्यादा कुछ मिल गया है। वो उनसे मुआवजे के बारे में बात करने के बेकार होने पर सोचने लगा। अपनी खामोशी तोड़ते हुए ली फैन ने साफ किया कि वो अपने सौदों में हमेशा स्पष्टता रखता है। अगर वो कुछ देता है तो वो बदले में कुछ उम्मीद भी करता है। एल्डर मिंग इस बयान से उलझन में पड़ गए और ली फैन का मतलब समझने की कोशिश करने लगे। होंग सियन ने अंदाजा लगाया कि ली फैन शायद कर्म की बात कर रहा है। एल्डर मिंग सहमत हुए और समझाया कि ली फैन जैसे ताकतवर इंसान के लिए कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सोचा कि अगर वो बिना बदले में कुछ दिए पेंटिंग स्वीकार करते हैं तो उनका कर्म नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। इससे बचने के लिए उन्हें ली फैन को ठीक से मुआवजा देना होगा। होंग सियन ने सुझाव दिया कि उन्हें कुछ कीमती पेश करना चाहिए, शायद बेशकीमती पत्थर। दोनों एल्डर्स ने एक बक्सा निकाला और उसे सराहना के एक छोटे से प्रतीक के रूप में ली फैन को पेश किया। उन्होंने ईमानदारी से उसे स्वीकार करने के लिए कहा। ली फैन ने हाँ में सिर हिलाया और इशारा किया कि वो उनका इरादा समझ गए हैं। अंदर ही अंदर उसने ध्यान दिया कि बक्सा इंप्रेसिव लग रहा था, शायद उसमें सोना या कीमती चीजें होंगी। शुरू में उसे लगा था कि वो कंजूस हैं, लेकिन उनकी हरकतों ने कुछ और ही साबित कर दिया। ली फैन ने तोहफे के लिए विनम्रता से उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें यकीन दिलाया कि अगर भविष्य में उन्हें कभी उसकी मदद की जरूरत हो तो वो उसके पास आ सकते हैं। जैसे ही वो जाने की तैयारी कर रहे थे, एल्डर मिंग और होंग सियन ने ली फैन की जबरदस्त प्रेजेंस के बारे में बात की। होंग सियन ने माना कि सिर्फ उसके सामने खड़े होने से वो पसीने में भीग गया था। एल्डर मिंग ने सोचा कि उन्होंने ली फैन को कम करके आंका था, ये महसूस करते हुए कि वो उनकी समझ से बहुत परे है, एक अमर से भी बढ़कर। उन्होंने ली फैन के पास उस असाधारण पेड़ की तरफ इशारा किया जो दिखने में इमॉर्टल लगता था, पर उसमें अमर लोक की अपार शक्ति थी। होंग सियन ने अमर लोक हासिल करने वाले लोगों की दुर्लभता पर बात की और ध्यान दिया कि उनके खुद के गुरु, जो एक अत्यधिक ताकतवर हस्ती हैं, वो भी इसके सामने फीके पड़ते हैं। उसने अंदाजा लगाया कि धरती पर ली फैन की एग्जिट का मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एल्डर मिंग ने जोड़ा कि ली फैन के मिस्टीरियस काम, जिसमें 3 टॉप होरी लैंड की 2 लड़कियों की मौजूदगी भी शामिल है, एक जटिल शतरंज के खेल के टुकड़ों जैसे लग रहे थे जो उन्हें इंस्ट्रक्ट करने के लिए रचा गया था। सिन बदला और लिंगर ली फैन को रिपोर्ट कर रही थी। उसने उसका धन्यवाद दिया उस मंच के लिए जिससे उन्हें होली एम्पायर में स्थापित होने दिया। ली फैन ने उसका कॉन्फिडेंस देखते हुए अंदाजा लगाया कि उसने उसकी पेंटिंग इंप्रेसिव कीमत पर बेची होगी, शायद मुनाफे से दुकान भी खोल ली होगी। वो अपनी सफलता रिपोर्ट करती रही, जिस पर ली फैन ने उन्हें कड़ी मेहनत करने और लगे रहने के लिए एनकरेज किया। उसने जोर दिया कि जो लोग चुनौतियों का बिना डरे सामना करते हैं वो अक्सर लाइफ में बड़ी सफलता पाते हैं। वो चुपचाप ली फैन की समझदारी की तारीफ करने लगी और उसके शब्दों से प्रेरित महसूस करने लगी। बाद में मुंह की आनिंग एक सवाल लेकर ली फैन के पास आई। उसने चिंता जताई कि एल्डर मिंग और होंग सियन उस पेंटिंग के साथ उसका यूज करके खास पावर हासिल कर सकते हैं। उसने सोचा कि क्या इसका उनकी खुद की पोजीशन पर कोई बुरा असर पड़ेगा। ली फैन ने उसकी बातों पर गौर किया। वो उनके डर को देखकर अम्यूज था। उसने सोचा कि भले ही एल्डर्स उस पेंटिंग से फायदा उठाएं, उसका अल्टीमेट गोल अपना नाम फेमस करना था ताकि उसके फ्यूचर वर्क्स की वैल्यू बढ़ सके। उसने मू कियानिंग को भरोसा दिलाया कि उनका डर बेकार है और उन्हें अपनी ग्रोथ पर फोकस करने को कहा। जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, ली फैन ने नानफोंग और लिंग की तरफ ध्यान दिया और पूछा कि क्या आज उनके पास कोई टास्क है। लिंग ने शर्माते हुए पूछा कि क्या वो उससे पेंटिंग सीख सकती है। नानफोंग ने येलिंग की तरफ गुस्से से देखा। येलिंग, तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। मास्टर के साथ बैठना ही हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी और अब तुम ऐसी रिक्वेस्ट करने की हिम्मत कर रही हो। उसका टोन सख्त था और उसकी डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रही थी। येलिंग उसकी बातों से थोड़ा डर गई पर चुप रही। इसी बीच ली फैन के दिमाग में ख्याल चल रहे थे, ये नानफोंग बहुत अपसेट लग रही है, पर मैं समझ सकता हूँ क्यों। उसकी सिस्टर की पेंटिंग के लिए उत्सुकता वैसी ही है जैसे पहले मेरा पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था।
नानफोंग बोली, उसकी आवाज में पछतावा था। सीनियर प्लीज मेरी सिस्टर को माफ कर दीजिए, उसे नहीं पता कि आप जैसे रुतबे वाले इंसान से कैसे बात करनी चाहिए। उसकी रिक्वेस्ट अनजाने में थी, गलत इरादे से नहीं। मन ही मन नानफोंग ने खुद को कोसा। येलिंग, मेरी छोटी बहन, क्या तुम देख नहीं सकती कि आदमी कितना पावरफुल है? इन्होंने बस एक पेंटिंग से डीमन किंग को हराने में हमारी मदद की। हमें संभल कर रहना चाहिए, इतनी हिम्मत नहीं दिखानी चाहिए। उसी पल एक आवाज गूंजी, सिस्टम। उसने सीधा ली फैन से कहा, इन दोनों को अपनी शरण में ले लो और उन्हें पेंटिंग सिखाओ। ली फैन हिचकिचाया, मुझे नहीं पता कि इसका उनकी स्टडीज पर क्या असर पड़ेगा, या वो मुझे टीचर मानेंगी भी या नहीं, पर सिस्टम ने बोल दिया है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। बाहर से वो शांत रहा। कभी कभी नई स्किल्स सीखने के लिए ट्रेडिशनल लर्निंग से बाहर निकलना इनवैल्यूएबल हो सकता है। पेंटिंग और म्यूजिक शायद छोटी चीजें लगे, पर वक्त आने पे ये लाइफ बदल सकती हैं। अगर तुम चाहो तो तुम पेंटिंग के स्टूडेंट से बढ़कर कुछ बन सकती हो। नानफोंग की आंखें फटी की फटी रह गई। सीनियर, क्या आप ये कह रहे हैं कि आप हमें अपने डिसाइपल्स के रूप में एक्सेप्ट करेंगे? ली फैन ने हाँ में सिर हिलाया। तुमने सही सुना, मैंने वही कहा। येलिंग का चेहरा खुशी से खिल उठा। ये मेरी लाइफ का सबसे खुशकिस्मत दिन है। हालांकि नानफोंग शांत रही। सीनियर, मुझे माफ कीजिए, मैं आपके ऑफर के लिए शुक्रगुजार हूं, पर मेरा असली पैशन पियानो है, पेंटिंग नहीं। आपके अंडर प्रैक्टिस करने से शायद मुझे फायदा ना हो। ली फैन ने सोच विचार करते हुए कहा, मैं पियानो के लिए तुम्हारी डेडिकेशन की रिस्पेक्ट करता हूं, मेरे लिए कुछ प्ले करो। नानफोंग थोड़ा हिचकिचाई, पर आखिरकार पियानो पर बैठ गई। उसकी उंगलियां कीज पर चलने लगी। धुन दिल को छूने वाली थी, पर अनइवन थी। कुछ नोट्स में वो सफाई नहीं थी जो होनी चाहिए थी। ली फैन ध्यान से सुन रहा था। इसका फाउंडेशन सॉलिड है, पर म्यूजिक के साथ इसका कनेक्शन मैकेनिकल लग रहा है, जैसे दिल के बजाय सिर्फ उंगलियां काम कर रही हों। जब नानफोंग रुकी, उसने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। ली फैन ने प्यार से पर दमदार तरीके से कहा, तुम्हारी टेक्निक काबिल तारीफ है, पर तुम्हारा अपनी उंगलियों से लगाव तुम्हें रोक रहा है। सच्चा म्यूजिक उंगलियों से नहीं, दिल से आता है। नानफोंग के माथे पर शिकन आ गई। सीनियर, मेरे पुराने मास्टर ने भी मुझसे यही सेम बात कही थी कि मेरी उंगलियां ही प्रॉब्लम है। तब से मैंने अपनी टेक्निक परफेक्ट करने के लिए जी तोड़ मेहनत की है, पर अब आप कह रहे हैं कि मुझमें अभी भी कमी है। आखिर मुझमें एग्जैक्टली क्या कमी है? ली फैन पियानो के पास गया। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरा क्या मतलब है। जैसे ही उसकी उंगलियां कीज पर थिरकी, पूरा कमरा एक रूहानी धुन से भर गया। उन नोट्स में एक ऐसी गहराई थी जो सिर्फ टेक्निक से बहुत ऊपर थी। नानफोंग की आंखें आंसुओं से भर आईं जब उसने उसे सुना। वो उस म्यूजिक की पवित्रता और पावर से भर गई थी। नानफोंग की आवाज कांपी। ये म्यूजिक मेरे अंदर गहराई में कुछ हलचल पैदा कर रहा है। अगर मैं इसे सुनने के बाद मर भी जाऊं तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। ली फैन हौले से मुस्कुराया। अब जब तुमने देख लिया है कि क्या मुमकिन है, तो क्या तुम मेरा डिसाइपल बनने के बारे में फिर से सोचोगी? नानफोंग और जेलिंग दोनों उसके सामने घुटनों पर बैठ गईं और गहरा झुककर बोली, मास्टर, हम आपको रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं। सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट, आपने अपना टास्क पूरा कर लिया है। ली फैन ने एक पल के लिए सुकून महसूस किया। स्टेप बाय स्टेप मैं कल्टीवेटर बनने के करीब जा रहा हूँ, पर आगे क्या होने वाला है? क्या मैं महान बन पाऊंगा या नॉर्मल रह जाऊंगा? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। इसी बीच दूर टैन होली लैंड में स्पिरिचुअल सुप्रीम एक रहस्यमयी पेंटिंग को घूर रहे थे। ये पेंटिंग दिखाती है कि कोंग माउंटेन का इलाका इतना स्ट्रॉन्ग और सुरक्षित क्यों है। उन्होंने कहा, इसकी पावर बहुत भारी है। मास्टर युएनयांग सुप्रीम ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, कोंग माउंटेन की एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं है। 10,000 माउंटेन्स का फॉर्मेशन एक ड्रैगन जैसी मौजूदगी बनाता है जो बहुत पावरफुल है। पर इतना पावरफुल सीनियर हमारे साथ ये जानकारी क्यों शेयर करेगा? उनकी इरादे क्या हैं? एल्डर मिंग भी बातचीत में शामिल हो गए। होली मास्टर, मुझे लगता है कि ये सीनियर बहुत स्मार्ट है। जो मैप उन्होंने दिया है उसने हमारे लिए कोंग माउंटेन को एक्सप्लोर करना आसान बना दिया है। शायद वो वहां हो रहे बड़े बदलावों की तरफ इशारा कर रहे हैं। इससे पहले कि वो और गहराई में बात कर पाते, एक डिसाइपल कमरे में हड़बड़ाते हुए आया। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। होली मास्टर, एक मुसीबत आ गई है। कोंग माउंटेन के आसपास की जमीन फट रही है और अंदर से पावरफुल जानवर निकल रहे हैं। हमने ऐसे क्रिएचर्स पहले कभी नहीं देखे। जैसे ही जानवर दहाड़े, कोंग माउंटेन में अफरा तफरी मच गई। सीन वापस ली फैन पर शिफ्ट हुआ, जो घर पर शांति से आराम कर रहा था। अचानक माहौल में हुए अजीब बदलाव से उसकी नींद खुल गई। क्या हो रहा है? ली फैन खुद से बड़बड़ाया। ऐसा लग रहा है जैसे मौसम ही कुछ खराब हो गया है। अगली सुबह जहां ली फैन ने उबासी लेते हुए कहा कि वो उम्मीद से ज्यादा अच्छा फील कर रहा था और उसने नींद की कला की तारीफ की, अचानक नानफोंग और जेलिंग उसके पास आई और खुशी से उसे ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग मास्टर। नानफोंग ने मुंह हाथ धोने के बारे में एक जरूरी सवाल उठाया और पूछा कि उन्हें पानी कहाँ मिलेगा। ली फैन ने माना कि वो उसका सोर्स बताना भूल गया था। तब जेलिंग ने नानफोंग को बताया कि उसने आंगन के अंदर एक कुआं देखा था
और उसके पानी की पवित्रता के बारे में बताया। उसने मान लिया था कि वो कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए उसने उसे छेड़ा नहीं। नैनफोंग सहमत हो गई और कहा कि कुएं का पानी सच में बहुत खास लग रहा था और शायद वो मास्टर के लिए ही रखा हुआ था। उसी पर ली फैन ने कुएं से पानी निकाला और उन्हें बताया कि वो इसे अपना चेहरा और कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। दोनों लड़कियां हैरान रह गईं और सोचने लगी कि ऐसे होली वाटर को इस्तेमाल करने का क्या मतलब है। ली फैन ने मजाक में अपनी मुर्गियों से बात करते हुए कहा कि वो भी प्यासी होंगी और उन्हें थोड़ा पानी ऑफर किया, जिससे वो दोनों चौंक गईं। वो लड़कियां समझ नहीं पा रही थी कि इतना कीमती पानी मुर्गियों को क्यों दिया जा रहा है। जिलिंग ने तब नानफोंग से पूछा कि क्या उसने मास्टर को लकड़ी काटने के प्लान के बारे में बात करते हुए सुना था। उसने अंदाजा लगाया कि शायद इस काम में कोई खतरनाक लकड़ी शामिल होगी। अपना चेहरा धोते हुए नानफोंग ने कहा कि वो कितना ताज़ा महसूस कर रही है और यहाँ तक कि उसकी त्वचा भी और अच्छी हो गई है। जिलिंग सहमत हुई और मजाक में कहा कि अगर इसके इतने असरदार फायदे हैं तो वो ये पानी पी भी सकती है। नानफोंग ने उसे लालची ना बनने की सलाह दी, याद दिलाते हुए कि उनके मास्टर का रहन सहन उनसे बहुत अलग है और उन्हें उनके लिए और मुसीबतें खड़ी नहीं करनी चाहिए। ली फैन ने उन्हें याद दिलाया कि पानी बर्बाद ना करें और कहा कि बचा हुआ पानी सब्जियों के खेत में डाल दें। जिलिंग ने मास्टर के सब्जियां उगाने की बात पर अपनी हैरानी जताई, ये सोचते हुए कि क्या इतना ताकतवर इंसान आमतौर पर ऐसे काम करता है। जैसे ही वो सब्जियों के खेत के करीब पहुंचे, जिलिंग को समझ आया कि वो पौधे साधारण सब्जियां नहीं थे, बल्कि बहुत ही खास और महंगी जड़ी बूटियां थी जिनकी कीमत शायद लाखों होगी। उसने नतीजा निकाला कि उनकी कल्टीवेशन के लिए वो पवित्र पानी जरूरी था। बाद में ली फैन ने लड़कियों को नाश्ता परोसा उनकी सुबह की मेहनत को देखते हुए। उसने उनके लिए चावल और सब्जियां बनाई थी, हालांकि खाने में अंडे नहीं थे। जिलिंग ने खाने को देखकर कहा कि ये किसी सपने जैसा लग रहा है। उसने मसाले को सबसे बेहतरीन जड़ी बूटियों के रूप में पहचान लिया, जो उन्हें शायद पूरी जिंदगी कोशिश करने के बाद भी नहीं मिलते। ली फैन ने उन्हें खाना ठंडा होने से पहले खाने के लिए कहा। इस खाने के लिए शुक्रगुजार होकर नानफोंग ने कसम खाई कि वो एक दाना भी बर्बाद नहीं करेगी। जब वो खा रहे थे, ली फैन ने उनका जोश देखा और मजाक किया कि ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ 3 बिल्लियां आ जुड़ी हों। खत्म करने के बाद जिलिंग ने और खाना मांगा और नानफोंग ने भी वैसा ही किया। ली फैन ने और खाना दिया, ये सोचते हुए कि ये लड़कियां इतना ज्यादा खाकर भी अपना पतला शरीर कैसे बनाए रखती हैं। 1 घंटे बाद लड़कियों ने ध्यान दिया कि जब वो खा रही थी तब मास्टर वहां से चले गए थे। उन्होंने उसे मुर्गियों को खाना खिलाते हुए पाया और उन चूजों के बारे में बातें करने लगी, ये देखते हुए कि वो आम पक्षियों से अलग लग रहे थे। नानफोंग ने कहा कि वो शायद बीस्ट्स हो सकते हैं, ये देखते हुए कि मास्टर उन्हें पवित्र दवाई खिला रहे थे। ली फैन उनके पास आया और ये देखकर कि उनका पेट भर गया है, उसने उनकी प्रैक्टिस शुरू करने का इशारा किया। उसने जिलिंग को एक पेंटिंग का काम दिया और शुरुआती हुनर सीखने की जरूरत समझाई। जिलिंग थोड़ा हिचकिचाई क्योंकि उसे पेंटिंग के सामान में बेहद ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही थी, लेकिन ली फैन ने उसे याद दिलाया कि प्रैक्टिस ही सबसे जरूरी नींव है। उसने माफी मांगी और काम पर ध्यान लगाने का वादा किया। उनका पाठ गेट पर खटखटाहट से रुक गया। आंट जैंग घर आई और पिछली रात की बातों के बारे में बताने लगी। उन्होंने समझाया कि एक तेज भूकंप आया था जिसने आसपास के कई पहाड़ तबाह कर दिए थे। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनका गांव पूरी तरह सुरक्षित रहा था। आंट जैंग ने बताया कि कैसे सुबह उठने पर उन्होंने गांव के बाहर कई मरे हुए पक्षी और जानवर देखे थे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद उनका मीट स्वादिष्ट होगा, लेकिन ध्यान दिया कि उनकी चमड़ी अजीब तरह से बहुत मोटी थी। असल में उन्होंने बताया कि उन जानवरों की चमड़ी काटने की कोशिश में उनके चाकू बर्बाद हो गए थे। खुशकिस्मती से उन्होंने ली फैन का दिया हुआ किचन नाइफ इस्तेमाल किया, जिससे वो उन जानवरों को आसानी से काट पाए। उन्होंने माना कि उस नाइफ के बिना उन जानवरों को काटना नामुमकिन होता। इस बीच नानफोंग और जिलिंग को बेचैनी होने लगी। वो सोचने लगी कि क्या भूकंप ने उनके इलाके पर भी असर किया है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये बात शायद कोंग माउंटेन से जुड़ी हो सकती है। सीन फिर दूसरे ग्रुप पर शिफ्ट हुआ, जहां एक आदमी ने ब्रदर टाइमिंग को बताया कि कोंग माउंटेन पूरी तरह से खुलने वाला है। उसने जोर देकर कहा कि उनके एंसेस्टर्स ने अंदर काफी हरियाली छोड़ी थी, जो एक बार सामने आ गई तो वहां रिसोर्सेज का ढेर मिल सकता है। टाइमिंग हालांकि ख्यालों में खोया लग रहा था। उसने अपना शक जताया, ये सोचते हुए कि मास्टर मो ने उस एरिया में 2 पौधे क्यों लगाए थे। उसने सवाल उठाया कि क्या मो को इस आने वाली घटना के बारे में पहले से ही पता था और उसने किसी को पहले ही भेज दिया था ताकि वो मौजूदा खजाने पर कब्जा कर सके। सफेद कपड़े पहने एक आदमी ने उसे तसल्ली दी, ये कहते हुए कि पिछली रात का तूफान इतना भयंकर था कि इसकी बहुत कम उम्मीद है कि कोई जिंदा बचा होगा। उसने मिंग और जून को ऑर्डर दिया कि वो नानफोंग और जिनलिंग को ढूंढे और उन्हें वापस लाए, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। फिर फोकस वापस ली फैन पर आया, जो टॉरिस की बेजान बॉडी के पास खड़ा था। जिनलिंग उस तबाही को देखकर शॉक में थी। उसने पूछा कि ये क्या हुआ था। उसने अंदाजा लगाया कि शायद गॉड्स नाराज हो गए होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तबाही सिर्फ भगवान के कहर की वजह से ही हो सकती है।
नानफोंग सहमत हुई, मुसीबत की गंभीरता को समझते हुए। उसने नोट किया कि वो खुशकिस्मत है कि वो मास्टर के विलेज में थी, वरना उनका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। जिनलिंग ने कहा कि इतनी बड़ी आफत के बावजूद पिछली रात सोते हुए उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ था। नानफोंग ने एक पुरानी कहावत याद दिलाई, एक ताकतवर मास्टर का होना तबाही के समय में भी सुरक्षा देता है। उसने इशारा किया कि हजारों मील तक फैली तबाही के बावजूद उनका विलेज एकदम सुरक्षित था, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे प्रोटेक्ट किया हो। यहाँ तक कि अंदर रहने वालों को बाहर मची तबाही की खबर तक नहीं थी। हालात पर गौर करते हुए जिनलिंग को एहसास हुआ कि उनकी हिफाजत करने में उनके मास्टर का जरूर कोई हाथ है। नानफोंग ने अपनी बात जोड़ी कि शायद बीस्ट्स ने विलेज की सुरक्षा को महसूस कर लिया होगा और वो तबाही से बचने के लिए यहाँ भागे होंगे। हालांकि विलेजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्टर ने एक बैरियर बनाया होगा जिसने उन जानवरों को वहीं रोक दिया। इसी बीच एक नौजवान जो उन जानवरों में से एक को काट रहा था, उसने जोश में ऐलान किया कि इसका मीट बहुत ही टेस्टी है। उसने मजाक में कहा कि अब उसे 1 साल तक काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब उनके पास काफी खाना है। एक और विलेजर, जिसे बॉल्डी कहा जा रहा था, उसने कहा कि उस जानवर की चमड़ी नामुमकिन हद तक मोटी थी और सिर्फ ली फैन के दिए हुए किचन नाइफ ही उसे काट पाए। जिनलिंग ने देखा कि उस एरिया के सारे जानवर मरे हुए थे और नोट किया कि वो आम जीव नहीं थे बल्कि हायर वॉइड लेवल के थे। वो हैरान थी कि विलेजर्स कितनी आसानी से उन्हें संभाल रहे थे और खा रहे थे। उसने सोचा कि एक सुप्रीम बीइंग की नजरों में सारी जिंदगियां बराबर हैं और ऐसे किसी इंसान का पास होना वाकई एक बहुत बड़ा फायदा है। वहीं ली फैन सोच रहा था कि क्या उनकी लोकेशन उनके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती थी, पर उसने खुद को तसल्ली दी कि सिस्टम ने ये जगह किसी वजह से ही चुनी होगी। चाहे सिस्टम में कोई गलती ही क्यों ना हो, उसे भरोसा था कि वो उसे मरने नहीं देगा। उसी पल एक बुजुर्ग आदमी ली फैन के पास आया और इज्जत से उसके बात की। उसने पूछा कि ली फैन को क्या लगता है कि ऐसी घटना क्यों हुई। ली फैन ने उसे तसल्ली दी, कहा कि चिंता ना करें, आखिरकार सब ठीक हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण, उसने जोर देकर कहा, यह है कि हर कोई जिंदा बच गया है। ये शब्द सुनकर नानफोंग और जिनलिंग ने एक दूसरे को देखा, ये महसूस करते हुए कि अगर मास्टर ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि वो सेफ हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम किए होंगे। अचानक आसमान में एक बहुत तेज आवाज गूंजी। विलेजर्स ने हैरानी से ऊपर देखा तो पाया कि एक फ्लाइंग शिप उनके ऊपर मंडरा रहा है। उनके बीच डर फैल गया और वो पूछने लगे कि एक फ्लाइंग शिप उनके विलेज के ऊपर क्या कर रहा है। डेक पर खड़े होकर मिंग ने नानफोंग और जिनलिंग को आवाज दी और मांग की कि वो बाहर आए और उसका सामना करे। उसकी आवाज में धमकी थी, ये वादा करते हुए कि उनका अंत उसके हाथों होगा। नानफोंग ने आने वाले खतरे को पहचान लिया और तुरंत जिनलिंग को उनकी मौजूदगी के बारे में अलर्ट कर दिया। जिनलिंग को एहसास हुआ कि वो घिर चुके हैं और उसे बहुत डर लगने लगा। नानफोंग ने ली फैन की तरफ मुड़कर अपनी परेशानी बताई। उसने बताया कि वो 3 होली लैंड्स के स्टूडेंट है और उनके पिछले मास्टर्स पर झूठे इल्जाम लगाए गए थे। उनके मास्टर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वो झगड़ों में फंसने से पहले भाग जाए, इसीलिए वो कॉन्ग माउंटेन मदद मांगने आए थे। ली फैन, जो अभी भी उनके कनेक्शन से अनजान था, उसने 3 होली लैंड्स का मतलब पूछा। नानफोंग ने समझाया कि उनके देश में उनके पूर्वज 3 खास कलाओं में माहिर थे, संगीत, लिखावट और पेंटिंग। इन रिवाजों की वजह से उनकी जमीन के हर बच्चे को इन 3 कलाओं में ट्रेन किया जाता था, इसीलिए उस इलाके को द 3 होली लैंड्स कहा जाता था। उसी वक्त ली फैन हैरान था कि एक आर्ट स्कूल के स्टूडेंट्स इतने गुस्से में क्यों लग रहे थे। वो बिना वजह चिल्ला रहे थे। उसने मनी मन सोचा कि उसे अपना ज्ञान दिखाना होगा। 3 साल की कड़ी पढ़ाई झेलने के बाद वो इन छोटे स्टूडेंट्स से हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही वो आगे बढ़े, मिंग ने ऐलान किया कि वो जल्द ही जिलिंग और नानफोंग को पकड़ लेंगे। जुज्जन ने बॉल के चारों तरफ मौजूद शानदार जानवरों की तरफ इशारा किया और जोश में कहा कि जिलिंग और नानफोंग को पकड़ने के बाद वो उन जानवरों को ऊपर की मंजिल में रखेंगे, ये मानते हुए कि इससे उनकी कल्टीवेशन को बहुत फायदा होगा। अचानक एक अजीब आदमी उनके सामने आ गया। उसे देखकर उनकी रीढ़ में सहरन दौड़ गई और वो डर के मारे वहीं जम गए, एकदम रुक गए। गांव में मौजूद उस खतरनाक ताकत को महसूस करते ही वो घबरा गए। उन्होंने आपस में फुसफुसाया कि अगर उनके मास्टर को उकसाया गया तो उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। बिना हिचकिचाए उन्होंने भागने का फैसला किया। जहाज पर पहुंचते ही मिंग ने देखा कि साधारण गांव वाले भी उनके आसपास के अनपढ़ नौजवानों के प्रति बेवजह सख्त थे। उसने नोट किया कि गांव में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, एक ताकतवर शक्ति काम कर रही है। जिस आदमी से उनका सामना हुआ था वो कोई आम इंसान नहीं था, उसमें गॉड जैसी ताकत थी। इसी बीच ली फैन ने जिलिंग की तरफ मुड़कर पूछा कि वो लोग क्यों भाग गए। जिलिंग ने माना कि उसे कोई अंदाजा नहीं है। उसे लगा था कि वो बात करने आए हैं, पर वो तो भाग गए। ली फैन ने सोचा कि वो उनसे बात करना चाहता था, पर मौका मिलने से पहले ही वो गायब हो गए। फिर भी उसे यकीन था कि वो देर सवेर वापस आएंगे और जब वो आएंगे तो वो उनसे पर्सनली बात करेगा। फिलहाल उन्हें वापस लौटकर अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी थी। जिलिंग ने खुद को तसल्ली दी कि जब तक उसके मास्टर उसके साथ हैं, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसे अटूट विश्वास था कि अगर गॉड भी आ जाए तो वो भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। कहीं और टाइमिंग ने मिंग की वापसी देखी और कहा कि शायद खतरा टल गया है। एक और शख्स ने कहा कि उनके पूर्वजों के छोड़े गए सारे पुराने खजाने अब सिर्फ उनके होंगे।
टाइमिंग को उम्मीद थी कि उनका काम चुपचाप हो जाएगा और किसी को भी उनके कामों का पता नहीं चलेगा। तभी मिंग उनके पास आया चिल्लाते हुए कि नैनफोंग और जिलिंग उस मना की गई जगह में घुस गए हैं। उसने उन्हें अंदर के बहुत बड़े खतरे के बारे में चेतावनी दी और एक डरावना नजारा सुनाया। एक बूढ़ी औरत हाई लेवल राक्षसों को चाकू से काट रही थी। उसने बताया कि कैसे उस आम से दिखने वाले काम से एक अजीब सी ताकत निकल रही थी जिससे उसकी रूह तक कांप गई थी। सफेद बालों वाले आदमी ने छोटों का मजाक उड़ाया, उन्हें बेकार और छोटी सोच वाला कहा। उसने ऐलान किया कि उन्हें मामला अपने हाथों में लेना होगा। इसी के साथ वो गांव की तरफ बढ़े। पहुंचने पर उसने हैरानी जताई कि कॉन्ग माउंटेन तबाह हो गया जबकि वो छोटा सा गांव एकदम सुरक्षित था। टाइमिंग ने सीधे हमले के खिलाफ सलाह दी और सुझाव दिया कि पहले वो हालात का जायजा ले। सफेद बालों वाले आदमी ने मान लिया। इस तरीके में समझदारी देखते हुए वो उस इंसान को देखने के लिए बेताब थे जिसने उन्हें चुनौती दी थी, उनके स्टूडेंट का विरोध किया था और उन्हें दबाने की उनकी बार बार की कोशिशों के बावजूद अडिग खड़ा था। शेरी की आवाज गांव में गूंजी, मांग करते हुए कि नैनफोंग और जिलिंग तुरंत बाहर आ जाए। नैनफोंग ने आवाज पहचान ली और जिलिंग से धीरे से कहा कि उनके एल्डर्स इस बार उन्हें पकड़ने के पक्के इरादे से आए हैं। ली फैन जिसने शोरगुल सुना, उसने शेरी की पहचान के बारे में पूछा। जिलिंग ने पक्का किया कि शेरी एक ऊंचे पद पर है और वो उनके लिए ही आ रहा है। ली फैन ने शेरी की आवाज में गुस्सा नोटिस किया और उसे लड़कियों की चिंता हुई कि अगर वो पकड़ी गई तो उनका क्या होगा। उसने उन्हें तसल्ली दी कि वो चिंता ना करे और वादा किया कि वो सिचुएशन संभाल लेगा ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। नैनफोंग ने धीरे से बताया कि शेरी लिखावट में माहिर है जबकि उसके साथ आए एल्डर टाइमिंग म्यूजिक के मास्टर हैं। ली फैन जिसे कोई फिक्र नहीं थी, उसने मन ही मन सोचा कि वो भी इन दोनों चीजों में माहिर है। एक तिरछी मुस्कान के साथ उसने अपना पेन निकाला। तभी जिलिंग ने उसे पेंट ब्रश पकड़े हुए देखा और कहा कि उसके हाथों में वो किसी तेज धार वाली तलवार जैसा लग रहा था जो आसमान को भी चीर सकता है। नैनफोंग ने माना कि वो ली फैन की काबिलियत का असली लेवल समझ नहीं पा रही थी। इसी बीच ली फैन ने नैनफोंग को कहा कि वो उसकी कैलीग्राफी ले जाकर गेट पर लगा दे। उसे भरोसा था कि जैसे ही शेरी उसे देखेगा वो तुरंत उसका हुनर पहचान लेगा और उसे इज्जत देगा। फिर जिलिंग बाहर निकली। उसे देखते ही शेरी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि आखिरकार गद्दार बाहर आ ही गए। उसने पूछा कि नैनफोंग कहाँ है और कहा कि उसके इतना जोर से बुलाने के बावजूद वो सामने नहीं आई। उसने हुक्म दिया कि वो तुरंत आगे आए और माफी मांगे, ये कहते हुए कि अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद उन्हें माफी मिल जाए। लेकिन जिलिंग ने इस बात को मना कर दिया। उसने ऐलान किया कि सिस्टर नैनफोंग का अब एक नया मास्टर है और अब उन पर पहले की तरह हुक्म नहीं चलाया जा सकता। शेरी ने फिर उनका सामना किया, उन पर गुस्ताखी का इल्जाम लगाया। उसने कहा कि पीछे छूट जाने के बावजूद उनमें इतना घमंड दिखाने की हिम्मत है। उसकी आवाज और सख्त हो गई जब उसने कहा कि उन्हें वहां रहने का कोई हक नहीं है। गुस्से में उसने उन्हें बर्बाद करने का इरादा जाहिर किया। हालांकि जैसे ही वो आगे बढ़ा, जिलिंग थोड़ी हटी और सामने वो कैलीग्राफी आ गई। उस कैलीग्राफी को देखते ही शेरी की आंखों से खून बहने लगा और वो शॉक में आ गया। उसने माना कि सीखने और समझने की कोई उम्र नहीं होती। वो हमेशा खुद को एक टॉप कल्टीवेटर समझता था, लेकिन उस कैलीग्राफी ने उसे कुछ और ही दिखा दिया था। वो अपने हर ज्ञान पर सवाल उठाने लगा, महसूस करते हुए कि उसने पहले कभी इतनी खास चीज नहीं देखी थी। ब्रदर टाइमिंग शेरी का रिएक्शन देखकर उसे अपनी आंखें बंद करने की सलाह दी। उसने चेतावनी दी कि जो उसके सामने है वो संतों का रास्ता है जो बहुत सारी चुनौतियों से भरा है। उसने आगाह किया कि शेरी अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इस तकलीफ को झेल सके। चेतावनी के बावजूद शेरी पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने ऐलान किया कि अगर वो मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया की सबसे बेहतरीन कैलीग्राफी देखकर वो खुशी से भर गया था। उसे यकीन था कि कोई भी कला उसकी बराबरी नहीं कर सकती जो उसने अभी देखा था। अपनी उस दीवानगी में वो वहां से भाग गया, बाकियों को हैरान छोड़कर। गायब होते होते उसने कहा कि उसने आज स्वर्ग देख लिया है और उसे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। टाइमिंग शेरी के इस अजीब बर्ताव को देखकर चिंतित हो गया। उसने सवाल किया कि सिर्फ एक कैलीग्राफी का टुकड़ा किसी को पागलपन की हद तक कैसे ले जा सकता है। पास खड़ी जिलिंग उस मास्टर की पहचान के बारे में सोचने लगी। वो टाइमिंग की तरफ मुड़ी और कहा कि वो उसके मास्टर की पहचान जानने के लायक नहीं है। तभी ली फैन के आंगन से एक रहस्यमयी एनर्जी निकलने लगी। जैसे ही सीन शिफ्ट हुआ, टाइमिंग ने खुद को म्यूजिक की दुनिया में खोया हुआ पाया। वो हैरानी में खड़ा था और उसने माना कि वो आर्ट के इस लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकता। उसे यकीन था कि उस म्यूजिक की खूबसूरती से बढ़कर कोई दौलत नहीं हो सकती। लेकिन एक ही पल में टाइमिंग का वजूद मिट गया और जूजहेन और मिंग को गहरे शौक में छोड़ गया। जूजिन जो बुरी तरह हिल गया था, वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। उसने दूसरों को याद दिलाया कि टाइमिंग उन सबसे पावरफुल लोगों में से एक था जिन्हें वो जानते थे। फिर भी सिर्फ एक म्यूजिक का टुकड़ा सुनने के बाद वो मारा गया। ली फैन जो दूर से ये सब देख रहा था, उसने पूछा कि वो फ्लूट कहाँ गई। जूलिंग ने उसे पहचान लिया और कंफर्म किया कि ये वही फ्लूट थी जो टाइमिंग बजाया करता था। ली फैन ने इस बात पर गौर किया कि टाइमिंग अपनी फ्लूट पीछे छोड़कर गायब हो गया। उसे ये अजीब लगा और वो सोचने लगा कि वो म्यूजिशियन कौन था जिसने वो आयरन फ्लूट बजाई थी। उसने अंदाजा लगाया कि वो म्यूजिशियन जरूर कमजोर होगा, क्योंकि जैसे ही उसका पता चला वो भाग गया। उसी पल मिंग ने उस म्यूजिशियन का टेलिस्मैन तोड़ दिया और तुरंत ऐलान किया कि उन्हें इस घटना की रिपोर्ट होली लैंड में करनी होगी। मिंग ने वहां मौजूद लोगों को सिचुएशन की गंभीरता समझाई। उसने याद दिलाया कि वो 2 एल्डर्स के साथ आए थे, जिनमें से एक मारा गया और दूसरा पागल हो गया।
अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। जब वो सोच विचार कर रहे थे, पेट्रिया का स्पेशल एनवॉय उनके सामने आया। गहरा झुकते हुए मिंग ने रिपोर्ट दी कि नैनफोंग और जूलिंग ने उन्हें धोखा दिया है। उसने उन पर एल्डर टाइमिंग और एल्डर शीहाई का मर्डर करने का इल्जाम लगाया और पेट्रियार्क से गद्दारों को खत्म करने में मदद की भीख मांगी। उसने जोर देकर कहा कि मदद के बिना वो अपने मरे हुए एल्डर्स का बदला कभी नहीं ले पाएंगे। पेट्रियार्क ने मिंग की चिंताओं को समझा और उसे भरोसा दिलाया कि उनकी मदद के लिए जल्द ही और आदमी भेजे जाएंगे। इस बीच होली लैंड के दूसरे हिस्से में पेट्रियार्क उन मौतों के लिए जिम्मेदार उस रहस्यमय ताकत के बारे में सोच रहा था। उसके एक साथी ने सवाल किया कि वो किस तरह की चीज हो सकती है जिसने आसानी से 2 हेड्स को मार दिया। पेट्रियार्क ने सिचुएशन की गंभीरता को पहचानते हुए जिद की कि एक पक्की जांच जरूरी है। उसने अंदाजा लगाया कि कातिल कोई खतरनाक मास्टर सा हो सकता है, कोई ऐसा जो आउटर वर्ल्ड से नहीं है, और उसने वार्न किया कि ऐसी हस्ती को बिना सोचे समझे ना छेड़ें। तभी एक दूसरी आवाज बीच में बोली और उसने उन मरे हुए एल्डर्स को बेवकूफ बताते हुए उनकी बात टाल दी, ये कहते हुए कि वो अपनी ही नाकाबिलियत की वजह से मारे गए। बोलने वाले ने अंदाजा लगाया कि शायद उनकी मौत माउंट कॉनली के लोगों की वजह से हुई है। उसने जोर दिया कि वो कभी माने हुए पूर्वज हुआ करते थे और उन्हें आगे आने वाले खतरे को पहले ही देख लेना चाहिए था। उधर एक घर के बाहर एक ग्रुप एक कैलीग्राफी के टुकड़े के सामने हैरानी में खड़ा था। उनमें से एक उसका कमाल देखकर दंग था और कह रहा था कि ये सच में शानदार है। किश्वी ने सहमति जताते हुए माना कि उस कैलीग्राफी को देखने से उसकी समझ काफी गहरी हो गई है। उसने नोट किया कि अगर वो एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर होता तो उसे अब तक ज्ञान मिल चुका होता। जैसे ही वो घर के अंदर गए, म्यू कियानिंग ने इज्जत से ली फैन को ग्रीट किया। उसने उसकी मौजूदगी को माना और उसे बैठने के लिए कहा। ली फैन उसके आने का मकसद समझते हुए पूछा कि क्या वो लियू मिंग और बाकी लोगों के बारे में बात करने आई है। लिंगर ने हाँ में सिर हिलाया और उस मामले पर उसके विचार पूछे। ली फैन ने उन्हें तसल्ली दी कि चिंता की कोई बात नहीं है। उसने उन्हें सलाह दी कि वो शांत रहे और ऐसे एक्ट करें जैसी कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि अब जब वो आ ही चुके थे, इसलिए उसने उन्हें कुछ खास देने का फैसला किया। उसे याद आया कि पिछली बार उसने लियू मिंग को कॉन्ग माउंटेन की पेंटिंग दी थी जो शायद किसी ऑक्शन में बिक गई होगी। ये मानते हुए कि उसका वक्त चला गया, उसने उन्हें एक और आर्टवर्क गिफ्ट करने का सोचा। इस बार उसने उन्हें ऐसी चीज दी जिसमें पेंटिंग और लिखावट दोनों थी, कुछ ऐसा जो उनके लिए बड़ी किस्मत ला सकता था। जिन्होंने उसे देखा वो हैरान रह गए। लिंगर ने कहा कि अगर वो जगह इमोर्टल पैलेस मानी जाती है तो ली फैन को लगता था कि ये 2 खजाने आने वाले ऑक्शन में बेशकीमती साबित होंगे। उसने समझाया कि उसने वहां मौजूद लोगों को बस एक नमूना दिया था, पर इस आर्ट का असली असर जल्द ही पूरी दुनिया को हिला देगा। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें जो शोहरत मिलेगी वो बहुत जबरदस्त होगी। उसने ली फैन को सीनियर कहकर बुलाया और उन खजानों की बहुत ज्यादा कीमत को माना जो उन्होंने गिफ्ट किए थे। उसने माना कि कॉन्ग माउंटेन बेशक खतरनाक है, पर इन चीजों के होने से उन्हें उसके खतरनाक रास्ते से अंदर जाने का मौका मिल जाएगा। मू कियानिंग ने कहा कि वहां उनका काम पूरा हो गया है और सुझाव दिया कि अब उन्हें टियान और जियांग होली लैंड की मदद करनी चाहिए। सीन शिफ्ट हुआ एक मास्टर पर जिसने अपनी तलवार कॉन्ग माउंटेन में सला दी थी। अपने भाई की तरफ मुड़ते हुए उसने हालात के बारे में पूछा। एल्डर होंग शेन ने गंभीरता से जवाब दिया कि उन्होंने कंट्रोल बनाए रखने की बहुत कोशिश में अपने होली लैंड का इमोर्टल हथियार कुर्बान कर दिया है। उन्होंने कॉन्ग माउंटेन के अंदर कई दिन बिताए, उसे संभालने की कोशिश करते हुए, और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके कई भाई इस दौरान मारे गए। मास्टर ने माना कि कॉन्ग माउंटेन खतरों से भरा है और हर एक से एक एक करके निपटना होगा। उसी पल वो इमोर्टल हथियार अचानक जमीन से बाहर आ गया। मास्टर डर के मारे पीछे हटा और पूछा कि ये क्या हो रहा है। हवा जोर से गरजी और होंग शेन ने घबराहट में सोचा कि अब आगे क्या होगा। लियू मिंग ने माना कि उसे नहीं पता, पर उसे डर था कि आने वाला खतरा भारी तबाही ला सकता है। अचानक स्टेयर्स ऑफ हेवन उनके सामने आ गई। एक आदमी आगे भागा, ये चिल्लाते हुए कि उन्हें आखिरकार पाथ टू हेवन मिल गया है। इस इमोर्टल प्लेटफॉर्म के साथ हम ऊपर जा सकते हैं। होंग शेन ने हालांकि अपना शक जताया। उसे यकीन था कि कुछ गड़बड़ है। उसने हेवन गेट से निकलती हुई एक बहुत ताकतवर एनर्जी महसूस की, एक ऐसी ताकत जो इतनी भारी थी कि जो भी आगे बढ़ा वो सिर्फ राख बन गया। मास्टर ने ऐलान किया कि यह हेवन का रास्ता बल्कि सुप्रीम बीइंग का इलाका है। उसने चेतावनी दी कि जो भी अंदर जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। ब्लैक हेड मास्टर ने वहां बिखरी हुई लाशों को देखा और उन्हें पुराने सुप्रीम बीइंग्स के रूप में पहचाना। उनमें प्रिस्यूडो इमोर्टल्स भी थे और उसने दावा किया कि आम लोग इस सीमा को कभी पार नहीं कर सकते। उसने आगे समझाया कि सिर्फ सुप्रीम पावर वाले ही अंदर जा सकते हैं, पर पहले उन्हें कड़ा इम्तिहान पास करना होगा। फेल होने का मतलब हमेशा के लिए कैद है। उनकी बॉडीज पत्थर बन जाएंगी, यहाँ तक कि अक्लमंदी में जरा सी कमी भी अंदर जाना नामुमकिन बना देगी। एक और आदमी बोला, ये समझाते हुए कि लाइट ऑफ एटर्नल रेवोल्यूशन किसी भी सुप्रीम बीइंग के लिए सबसे मुश्किल परीक्षा है। ये ताकत नहीं नापता बल्कि दिल की सच्चाई नापता है। जो पास होंगे वो अमर हो सकते हैं, पर ये चुनौती लगभग नामुमकिन है। इसीलिए एक ताकतवर एनर्जी अंदर आने वालों के पास से गुजरी। दोनों एल्डर्स ने हैरानी के साथ रिएक्ट किया। उन्होंने एक मनहूस साया देखा और महसूस किया कि वो एक ईविल गॉड का सामना कर रहे हैं। सफेद कपड़ों वाले एक आदमी ने ऐलान किया कि अमरता का रास्ता पवित्र है, फिर भी ये बेकार लोग उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा कि चाहे वो कितनी भी कोशिश करें, उन्हें कभी
कभी सच्ची अमरता नहीं मिलेगी। ईविल गॉड ने मजाक उड़ाया, उन्हें कमजोर कीड़े कहकर टाल दिया। उसने दावा किया कि चाहे वो अमर होने की कितनी भी चाहत रखें, उनके पास जरूरी ताकत कमी नहीं होगी। उसने चेतावनी दी कि लाइट एनर्जी का खत्म होना खतरनाक है, जिसके लिए उनकी काबिलियत से बहुत बड़े ताकत की जरूरत है जो सिर्फ उसके पास है। बोलते हुए उसने खुद को उनके सामने डरावने अंदाज में खड़ा कर लिया। मैन इन ब्लैक ने हंसते हुए ईविल गॉड के दावों को चुनौती दी। उसने उस पर वहम का इल्जाम लगाया, ये कहते हुए कि वो उन्हें कभी हरा नहीं पाएगा। मैन इन व्हाइट ने भरोसे से जवाब दिया कि वो कमजोर बिल्कुल नहीं है और इतनी आसानी से नहीं गिरेंगे। वो अपने पवित्र हथियार निकालने के लिए तैयार हो गए, अपने पूर्वजों की रक्षा को बुलाते हुए। जैसे ही लड़ाई बढ़ी, नीचे वॉरियर्स ने घबराहट में चिल्लाया, भगवान की मदद की भीख मांगते हुए। उन्हें पता था कि ये उनका आखिरी मौका है। इसी बीच होली लैंड से एक गुट आया, ये ऐलान करते हुए कि साउदर्न रीजन के कल्टीवेटर्स इकट्ठा हो गए हैं। उन्होंने कसम खाई कि वो किसी को भागने नहीं देंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। इसके साथ ही उन्होंने एक भयानक हमला कर दिया। व्हाइट रोब्ड वॉरियर्स डर के मारे पीछे हटे, ये महसूस करते हुए कि वो ईविल गॉड द्वारा यूज किए गए थे। उसने उनकी खुद की लाइट एनर्जी उनके खिलाफ यूज की थी और अब वो पुराने दरवाजे को खोलने के लिए जरूरी खून की बलिखोरी करने का इरादा रखता है। उनमें से एक ने उस पर हमला करने के फैसले पर अफसोस जताया, अपनी जानलेवा गलती को पहचानते हुए। ईविल गॉड पागलों की तरह हंसा, ये कहते हुए कि उनकी बेवकूफी ने उनकी किस्मत तय कर दी है। वो उनकी आने वाली तबाही का मजा ले रहा था और उनसे अपनी मौत को गले लगाने के लिए कह रहा था। ब्लैक कपड़ों में एक वॉरियर अपने भाई की तरफ मुड़ा, किसी हल के लिए बेताब था। उसे पता था कि उनके पास सबको प्रोटेक्ट करने की ताकत नहीं है। एक व्हाइट रोब्ड होली फिगर ने माना कि उनकी सिचुएशन उम्मीद से बाहर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज का दिन उनका अंत होगा। लेकिन जैसे ही मायूसी छाई, एक नया फिगर सामने आया जिसने हेवनली पैलेस और बेली की पावर को उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाया। ब्लैक हेयर वाले एक आदमी ने अपनी कंफ्यूजन जताई, जोर से पूछा कि वो कहाँ है और कहा कि ये कितना अजीब लग रहा है, जैसे उसकी बॉडी यहाँ है पर अलग है। उसके आसपास मौजूद व्हाइट हेयर्ड फिगर ने उस जगह की खास होली एनर्जी पर कमेंट किया, उसे हेवन जैसा बताया। वो उस जगह के सेंटर में मौजूद आर्टिफैक्ट को देखकर हैरान थे। उसकी शान और उसके क्रिएटर की बहुत ज्यादा पावर के बारे में अंदाजा लगा रहे थे। ये साफ हो गया था कि मेंशन के चारों तरफ बना बैरियर उन्हें सभी अटैक से प्रोटेक्ट कर रहा था। ब्लैक हेयर वाले आदमी ने आर्टिफैक्ट की तारीफ करते हुए उसे एक शानदार खजाना कहा जो लाइट और वाइब्रेशंस को भी रोक सकता है। इसके उलट व्हाइट हेयर्ड इंसान ने ऑब्जर्व किया कि वो आर्टिफैक्ट एक इमॉर्टल क्रिएशन है। लिंगर ने कहा कि अब जब लाइट ऑफ इमॉर्टल ट्रिबुलेशन खत्म हो चुकी है तो ईविल गॉड को हराने के उनके चांस काफी बढ़ गए हैं। ब्लैक हेयर वाले आदमी ने अपनी मुसीबत बताई कि उसे सताया गया था और एक खतरनाक फिगर एम्पायर को सपोर्ट कर रहा है। उसने जोड़ा कि एम्प्रेस से मिलकर उसका शक पक्का हो गया। व्हाइट हेयर्ड फिगर सहमत हुआ कि एम्प्रेस का वजूद बेशक इमॉर्टल लेवल पर है। पासी मुंगसेन और लूमिंग ने घबराहट में एक दूसरे को देखा, ये महसूस करते हुए कि वो लोग सीनियर ली फान को सिर्फ इमॉर्टल कह रहे हैं। हालांकि वो सच जानते थे कि ली फान ने आसानी से 2 इमॉर्टल्स को हरा दिया था, एक ऐसा कारनामा जो वहां मौजूद लोगों की समझ से परे था। अचानक जेंग सुए नाम की एक यंग वुमन वहां आई। वो उनके पास गई और होली पैलेस के बारे में पूछा। एम्प्रेस से पूछा कि उन्हें वो कहां से मिला और क्या वो उसे पास से देख सकती है। मास्टर्स उसकी मौजूदगी से बेचैन थे, ये महसूस करते हुए कि वो कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि जेंग सुए शायद सुप्रीम बीइंग है या उससे भी बड़ी, क्योंकि उसका ऑरा ईविल गॉड को टक्कर दे रहा है। लिंगर ने शांत होकर बताया कि वो आर्टिफैक्ट उसके सीनियर का गिफ्ट है। जेंग सुए ने क्लियर किया कि वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि आर्टिफैक्ट चोरी करके उन पावरफुल मास्टर्स को नाराज करे जिन्होंने वो दिया है। उसकी बातों से राहत महसूस करके लिंगर ने उसे आर्टिफैक्ट देखने दिया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, जेंग सुए टेलीपोर्ट होकर आगे बढ़ गई, ये ऐलान करते हुए कि ग्रुप ने अपना मौका गंवा दिया है और वो उसे अपने लिए ले लेगी। आगे के खतरों से बचने के लिए उसने माफी मांगी, आर्टिफैक्ट को अभी के लिए अपना बताया पर वादा किया कि अगर वो इमॉर्टल बन गई तो उसे लौटा देगी। इसके तुरंत बाद जेंग सुए उस ईविल गॉड का पीछा करने लगी। इस मौके का फायदा उठाकर उसे खत्म करने के इरादे से उसने ऐलान किया कि वो ईविल गॉड को मार देगी और जोर दिया कि उसके अंत से इस रियल में सबको राहत और खुशी मिलेगी। ईविल गॉड ने हालांकि हंसते हुए कहा कि वो इमॉर्टल बनने से बस एक स्टेप दूर है। उसने सवाल किया कि अब जब उसके पास इतनी पावर है तो क्या कोई उसे हरा सकता है। जेंग सुए ने भरोसे से जवाब दिया, अपने आर्टिफैक्ट पर भरोसा जताते हुए और उसे हराने का पक्का इरादा दिखाते हुए। उसने ईविल गॉड को चुनौती दी और जिद की कि अपने सीनियर का गिफ्ट इस्तेमाल करते हुए वो नहीं हारेगी। ईविल गॉड ने उसकी बातों को हवा में उड़ा दिया, अपने टॉप पर पहुंचने की शेखी बघारी और शक किया कि कोई उसे मार भी सकता है, एक मॉर्टल तो बिल्कुल नहीं। जैसे ही ये टकराव हुआ, ब्लैक हेड मास्टर हैरानी में सब देख रहा था। बैटल के बीच में ईविल गॉड ने अपनी पावर को साफ करना शुरू कर दिया और उन नुकसान देने वाले साइड इफेक्ट्स को मिटा दिया जो गलत तरीकों से एनर्जी लेने की वजह से आए थे। इस सफाई की प्रोसेस ने उसे हर पल और स्ट्रांग बना दिया, जिसे देखने वाले चिंता में पड़ गए।
जियांग जे उसे रोकने के इरादे से लड़ती रही, हालांकि हालात उसके खिलाफ थे। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ी, जियांग जे आखिरकार पीछे हटी और अपनी हार मान ली। उसने सीनियर्स को अपना इंट्रोडक्शन दिया और ईविल गॉड को न मार पाने के लिए माफी मांगी। पास के कल्टीवेटर्स उस प्लेटफॉर्म की तरफ भगे, ईविल गॉड के इमॉर्टल बनने से इंस्पायर होकर। उन्हें लगा कि अगर वो भी प्लेटफॉर्म के टॉप पर चढ़ गए तो वो भी अमर हो सकते हैं। ये मौका इतना चमत्कारी लग रहा था कि इसे छोड़ा नहीं जा सकता था। मुक्यानिंग अपनी एल्डर सिबलिंग की तरफ मुड़ी और पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए, ये देखते हुए कि वहां हर कोई इमॉर्टल लग रहा है और ऊपर चढ़ गया है। लिंगर एकदम शांत रही और उसे भरोसा दिलाया कि घबराने या जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। सीनियर ली फैन की सलाह को दोहराते हुए उसने कहा कि अगर वो सो कॉल्ड ईविल गॉड इमॉर्टल बन भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल में उसे मारना और भी आसान होगा, बस मजे के लिए। इसी बीच ईविल गॉड खुद को ऑब्जर्व कर रहा था, हैरान था कि उसकी बॉडी कितनी इंप्रूव हो गई है। उसे अपने अंदर एक अजीब मगर पावरफुल इमॉर्टल एनर्जी दौड़ती हुई महसूस हुई। अपनी नई ताकत पर कॉन्फिडेंट होकर उसे लगा कि वो कुछ भी कर सकता है। उसी पल बादलों पर बैठे एक आदमी ने ऐलान किया कि जो लोग जाल में फंसे हैं वो अब प्रॉफिट के लिए तैयार हैं। जैसे ही वो बोला, वहां मौजूद हर कोई अपने नेट्स के जरिए एनर्जी खींचने लगा। भीड़ में कंफ्यूजन की लहर दौड़ गई। वो सवाल करने लगे कि उनकी एनर्जी कहां जा रही है। ईविल गॉड को इस धोखे का एहसास हुआ और वो चिल्लाए कि वो एक ट्रैप में फंस गए हैं। उन्हें यकीन दिलाया गया था कि वो इमॉर्टल बन रहे हैं, पर सच तो ये था कि किसी ने उन्हें फंसा लिया था। जियांग जे ने भी वार्न किया कि ये कोई मौके वाली बात नहीं बल्कि एक सोच समझकर लगाया गया जाल है। उसने महसूस किया कि कोई उनकी एनर्जी खींच रहा है और उसे ऊपर किसी और को ट्रांसफर कर रहा है। उनके ऊपर एक बॉल्डी मास्टर जीत की खुशी में खड़ा था, ये ऐलान करते हुए कि सारी पावर अब उसकी है। उसने ऐलान किया कि एक बार वो इसे पूरी तरह एब्जॉर्ब कर ले तो वो अनस्टॉपेबल बन जाएगा और दुनिया में कोई उसे चैलेंज नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही उसने सारी एनर्जी अपने अंदर खींचनी शुरू कर दी। जियांग जे, जो ये देखकर डर गई थी, उसे रियलाइज हुआ कि उन सब के साथ धोखा हुआ है। उसने भगवान से मदद के लिए पुकारा और भीख मांगी। तभी गॉड ऑफ लॉयल नीचे उतरे। वो बहुत गुस्से में थे। जिम्मेदार शख्स बॉल्डी मास्टर से बात करते हुए उन्होंने पूछा कि उसने इमॉर्टल प्लेटफॉर्म पर जाल बिछाने की हिम्मत कैसे की। उन्होंने उस अपराधी पर भारी हंगामा मचाने का इल्जाम लगाया और कसम खाई कि उसे बिना सजा दिए नहीं जाने देंगे। वो अपराधी बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। उसने हंसते हुए गॉड की पावर को ठुकरा दिया, ये दावा करते हुए कि वो एक हायर रेलम का मेंबर है और वो बीच में नहीं आ सकते हैं। जियांग जे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माना कि वो लालच में अंधी हो गई थी। उसे डर था कि वो इमॉर्टल्स जो पहचान चाहते थे वो अपनी इच्छाएं कभी नहीं छोड़ेंगे। उन सबको एक साथ एहसास हुआ। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि सीनियरली फैन ने सब्र रखने की सलाह क्यों दी थी। उन्होंने मान लिया था कि वो ईविल गॉड को खत्म करने आए हैं, पर असलियत में एक बहुत बड़ी ताकत खेल रही थी। असली दुश्मन ईविल गॉड नहीं बल्कि एक कल्टीवेटर था जो उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल था। उसी पल ली फैन की कैलीग्राफी उस कल्टीवेटर के चारों तरफ आ गई। वो कल्टीवेटर हक्का बक्का रह गया, सोच रहा था कि इतनी भारी ताकत कहां से आई। उनके ऊपर आसमान में एक स्पेल बन गया जिससे उस ईविल कल्टीवेटर में डर की लहर दौड़ गई। सिचुएशन की गंभीरता को पहचानते हुए वो हैरानी में हकलाने लगा। एक आवाज ने उसे ताना मारा और सुझाव दिया कि उसे सीनियर ली फैन को ग्रीट करना चाहिए, इस उम्मीद में कि शायद उसके पाप कम हो जाए। जिद्दी होकर उस ईविल कल्टीवेटर में खुद को एक ट्रू इमॉर्टल ऐलान किया और जिद की कि दुनिया में किसी के पास उसे झुकाने की पावर नहीं है। हालांकि इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, ली फैन की ब्लेड ने उससे मारा। ब्लेड की एनर्जी इतनी भारी थी कि उससे जुड़ी हर चीज हवा में घुलने लगी। रस्ट ने इस घटना को देखते हुए ब्लेड के इंटेंट की ताकत को माना। शेनन रेल्म के साउथ ईस्टर्न रीजन में बॉर्डर पर एक भयानक जंग छिड़ गई थी। एक परेशान जनरल अफसोस कर रहा था कि मदद की भीख मांगने के बावजूद कोई मदद नहीं आई। उसे डर था कि वो जल्द ही गिर जाएंगे और उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने इमॉर्टल किंग को मदद के लिए पुकारा, अचानक एक भयानक हमले ने पूरी डीमन होर्ड को साफ कर दिया। कमांडर को राहत मिली जब उसे रियलाइज हुआ कि इमॉर्टल किंग वापस आ गए हैं और उन्होंने दुश्मनों का सफाया कर दिया है। लिंगर ने अपने हाथों में एक स्क्रोल पकड़ा हुआ था और एक आखिरी आह के साथ कहा कि ये खत्म हो गया है। उसने माना कि बिना सीनियर ली फैन के वो पूरी तरह हार गए थे। लोग शुक्रिया अदा करते हुए झुके और उस गॉडेस को इज्जत के साथ पुकारा। हालांकि गॉडेस ने उनसे उठने की जिद की और कहा कि उनकी जान सीनियरली फैन की वजह से बची है, उसकी वजह से नहीं। उनमें से ना होने के बावजूद उन्होंने उन सबको प्रोटेक्ट किया। जैंग सुए ने बैटरों पर गौर करते हुए नोट किया कि वो एविल कल्टीवेटर कभी इतना पावरफुल था कि एक छोटे भगवान को भी मार सकता था, फिर भी वो सीनियरली फैन की स्किल के सामने कुछ नहीं था। उसने ठान लिया कि अगर वो कभी इस गॉडेस से दोबारा मिलेंगे तो वो सीनियरली फैन को भी ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ग्रुप ने सीनियरली फैन से मिलने की अपनी इच्छा डिस्कस की, उनकी मदद के लिए अपना शुक्रिया जताते हुए। लिंगर ने उनके जज्बातों को समझा पर उन्हें याद दिलाया कि सीनियरली फैन एक कम बोलने वाले इंसान है। मोकियानिंग ने कहा कि इतनी भारी पावर होने के बावजूद वो सिंपल लाइफ जीते और सुझाव दिया कि विजिटर्स की बड़ी भीड़ उन्हें शायद नापसंद हो। मास्टर सहमत हो गए, ये नोट करते हुए कि अगर ली फैन चिढ़ गए तो इसके बुरे अंजाम हो सकते हैं। काले कपड़े पहने एक आदमी मैन इन ब्लैक पास आया और होली मैसेंजर से बात की। उसने कोंग माउंटेन के अंदर मिला एक खजाना प्रेजेंट किया और उसे गिफ्ट की तरह ऑफर किया। लिंगर ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो उसे जैसे चाहे यूज करने के लिए फ्री है। उस आदमी ने अपना शुक्रिया जताया और बताया कि सीनियर ने उनकी कितनी मदद की है।
सफेद कपड़ों में एक दूसरे आदमी ने सवाल किया कि क्या उनके पास कोई असली कीमत वाली चीज मिल भी सकती है। जियांग सुए, जिसने इमॉर्टल पाथ की पावर देखी थी, उसने ट्रेन करने और वैसे ही ताकत पाने का इरादा किया और किसी भी आर्टिफैक्ट्स की अहमियत को हटा दिया। अचानक एक चीज उनकी तरफ उड़ती हुई आने लगी। ग्रुप हैरानी में देख रहा था जब एक लंबा पेंट ब्रश उनके सामने आ गया। मैन इन ब्लैक ने कोंग माउंटेन में छोड़े गए 3 इमॉर्टल वेपन्स के बारे में एक पुरानी कहानी याद की। उसने समझाया कि भले ही इमॉर्टल रेल्म में जाया जा सकता था, पर हथियार मना थे। ये हथियार सोए हुए थे, किसी ऐसे का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें पाने के लायक हो, और आखिरकार वो दोबारा सामने आ गए। जियांग सुए को तब उन 3 लोगों के आइलैंड से आने के पीछे का असली मकसद समझ में आया। वो इन लेजेंडरी वेपन्स की तलाश में आए थे। उसी पल एक और फिगर आया, ये अनाउंस करते हुए कि वो आइलैंड से आया है। उसने रिवील किया कि क्रिमिनल्स ने उनके 2 सुप्रीम बीइंग्स टाइमिंग और शी हाई को बिना वजह मार दिया। नाइट्स ने माना कि उनके एल्डर्स एक छोटे विलेज में गए थे और सिचुएशन को आगे इन्वेस्टिगेट करने का सुझाव दिया। सीन ली फैन के घर पे शिफ्ट हुआ। देखने वाले बाहर लगी कैलीग्राफी की तारीफ कर रहे थे, उसकी खूबसूरती और पावर पर बात करते हुए। जियांग सुए ने नोट किया कि लिखावट ना सिर्फ जादुई थी बल्कि खतरनाक भी थी। ज्यादा गौर करने से इंसान पागल हो सकता था। यह साफ था कि सीनियर ली फैन पावरफुल और बहुत समझदार दोनों हैं। मू कियानिंग ने दरवाजा खटखटाया और ली फैन को आवाज दी। उसने अंदर से जवाब दिया और उन्हें अंदर आने को कहा। जैसे ही वो एंटर हुए, उसने उनके आने के बारे में पूछा। उसने अंदाजा लगाया कि उसकी कैलीग्राफी और पेंटिंग्स वाला ऑक्शन जरूर बहुत कामयाब रहा होगा। विजिटर्स में से एक ने इसे पक्का किया, अपनी अच्छी किस्मत का श्रेय उसके कामों को देते हुए। उन्होंने एक्साइटेड होकर 2 और आइटम्स दिखाए जो उन्हें मिले थे और उसे दिखाने के लिए बेताब थे। नानफोंग ने एक लूटे हुए आर्टिफैक्ट से जुड़ी कहानी का जिक्र किया, जिससे ली फैन ने पूछा कि क्या वो इससे वाकिफ हैं। नानफोंग ने समझाया कि हजारों साल पहले उनके पूर्वजों ने एक लेजेंडरी पेन और आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके अपने सेक्ट की शोहरत कायम की थी। उनकी होली लैंड लगातार इन पुरानी चीजों को ढूंढ रही थी और आखिरकार वो मिल गए। ली फैन सिचुएशन के बारे में सोचने लगा। उसे शक था कि मू कियानिंग और लिंगर को इन खोजों से काफी फायदा हुआ है। उसने सोचा कि वो शायद इन आइटम्स को गिफ्ट की तरह देकर उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसने पोलाइटली मना कर दिया, ये कहते हुए कि भले ही वो आर्टिफैक्ट्स बहुत खास हैं, पर उनकी उसके लिए कोई पर्सनल वैल्यू नहीं है। उसने सुझाव दिया कि उन्हें वो अपने पास ही रखने चाहिए। भले ही वो आर्टिफैक्ट्स के पुरानेपन से इंप्रेस था, पर ली फैन को वो अपनी खुद की कला के सामने बहुत छोटे लगे। दोनों विजिटर्स हैरान और सम्मानित महसूस कर रहे थे, अपना शुक्रिया बहुत ज्यादा जताते हुए। जेलिंग इस बातचीत को देखते हुए मन ही मन सोचने लगी कि उनके मास्टर कितने दरिया दिल हैं, जो बिना हिचकिचाए बेशकीमती गिफ्ट्स दे देते हैं। जब वो खुशी मना रहे थे, मू कियानिंग ने बताया कि कुछ लोग बाहर आए हैं जो ली फैन से मिलना चाहते हैं। उसने समझाया कि वो हाल की घटनाओं में शामिल थे और उससे मिलना चाहते थे। उसने ली फैन को भरोसा दिलाया कि अगर उसका मन नहीं है तो वो समझ जाएंगे और बाद में आएंगे। ली फैन ने इस बात पर गौर किया कि उसकी कैलीग्राफी ने इसने सारे लोगों को अपने दरवाजे तक खींच लिया है। उसने सोचा कि लिंगर को अपनी पेंटिंग गिफ्ट करना एक बेहतरीन फैसला था, क्योंकि इससे उसकी रेपुटेशन में काफी उछाल आया है। उसने ये भी नोट किया कि लड़कियों का पहनावा बदल गया है, वो पहले की तरह गरीब नहीं लग रही थी। अपने विजिटर्स से मिलने का फैसला करते हुए ली फैन ने कहा, अगर वो मुझसे मिलने आए हैं तो उन्हें अंदर आने दो। जैसे ही 3 मेहमान अंदर आए, उन्होंने उसे इज्जत से कहा, मास्टर, हमें अंदर आने देने के लिए शुक्रिया। 2 साथियों ने उसके घर की शान पर कमेंट किया। एक ने कहा, यह जगह सच में शानदार है, यहाँ की घास भी हमसे बेहतर लग रही है। श्रद्धा से भरकर जियांग सुए अचानक अपने घुटनों पर गिर गई। ये देखकर ली फैन ने हैरानी में कहा, अरे लड़की, तुम्हें क्या चाहिए? तुम ये क्या कर रही हो? अंदर ही अंदर वो सोचने लगा कि क्या उसका काम सच में इतना खास था कि किसी को उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। इससे पहले कि वो उस पल को समझ पाता, बाकी 2 मास्टर्स ने भी वैसा ही किया और गहरा झुके। म्यू कैनिंग ये सीन देखते हुए हैरानी में सोचने लगी, पूरे सदर्न टेरिटरी के 3 सबसे पावरफुल फिगर्स यहाँ घुटने टेके हुए हैं। इनमें से 2 लॉर्ड्स हैं और तीसरा एक सूडो इमॉर्टल है। लीज हैन थोड़ा असहज फील करते हुए उनसे बोला, आप सब मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, मेरे सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम पसंद करना और उसकी तारीफ करना एक बात है, पर ऐसे जेस्चर जरूरी नहीं है। ब्लैक हेड विजिटर जज्बातों से भरकर बोला, होली सीनियर, आप इतने महान हैं कि मैं खुद को आपके सामने झुकने से रोक नहीं पाया। हेवन में भी कोई आपके जैसी कैलीग्राफी नहीं बना सकता। अगर मैं इसे देखने के बाद मर भी जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। फिर जियांग सुए ने मिन्नत की, सीनियर, क्या मैं आपको फॉलो कर सकती हूँ? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। ली फैन ने उसकी रिक्वेस्ट पर सोचा, क्या ये मेरा डिसाइपल बनने के लिए पूछ रही है? पर इसे क्या फायदा होगा? म्यू कैनिंग बीच में बोली, सीनियर, इनकी मदद की वजह से ही हम वो एंटीक हासिल कर पाए। ली फैन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, ये तारीफ के काबिल है, पर मेरे पास पहले से ही 2 डिसाइपल्स हैं, अभी मुझे और की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं आर्ट और लिटरेचर में तुम्हारा गहरा इंटरेस्ट देख सकता हूँ। मैं उन एरियाज में तुम्हें ज्यादा गाइड नहीं कर सकता, पर अगर तुम्हारे कोई सवाल है तो मैं जरूर जवाब दूंगा। जियांग सुए का दिमाग तेजी से दौड़ा। ये एक शानदार मौका है, सीनियर ने मुझे उनसे कुछ भी पूछने का मौका दिया है। हालांकि वो अचानक समझ नहीं पा रही थी कि क्या पूछे। ली फैन से तसल्ली दी, हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर किस्मत हमें साथ लाई है तो मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब देकर खुशी होगी। जैसे ही उसने उसके उत्सुक पर हिचकिचाते हुए बर्ताव को देखा, उसने सोचा, ये मुझे मेरे स्कूल के दिनों की याद दिलाती है, जब मैं होशियार होने का दिखावा करता था ताकि टीचर सबके सामने मुझसे सवाल पूछे। ये लड़की भी यहाँ वही कर रही है। आखिरकार जियांग सुए ने पूछा, सीनियर, इमॉर्टल्स असल में क्या होते हैं? ली फैन पल भर के लिए चौंक गया।
ये इमॉर्टल्स के बारे में जानना चाहती है, पर मैं तो कल्टीवेटर भी नहीं हूँ। क्या इसे मुझसे पेंटिंग या कैलीग्राफी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? फिर भी अपने आसपास उम्मीद भरी खामोशी देखकर उसने जवाब देने का फैसला किया। गला साफ करते हुए उसने समझाया, इमॉर्टल्स हमारे जैसे ही जीव हैं। अगर तुम गौर से देखो तो पाओगी कि हम सबकी बॉडीज उसी एनर्जी से काम करती हैं जो पेड़ पौधों में होती है। ये एनर्जी कभी सच में गायब नहीं होती। हमारा वजूद खत्म हो सकता है, पर हमारा सार किसी न किसी रूप में बहता है। उसने आगे कहा, भले ही हम अपनी खुद की महानता को ना समझ पाएं, पर सच यह है कि एक साधारण इंसान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक इमॉर्टल। सफेद क्या है ये समझने के लिए काले को समझना होगा, सही को पहचानने के लिए गलत को समझना होगा, और अमर विचारों को पकड़ने के लिए पहले साधारण को समझना और उसकी कद्र करना होगा। ली फैन ने समझाया कि सारी चीजें एक ही सबक के दो पहलू हैं। एक की वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि दूसरे की नहीं है। उसने बताया कि दुनिया इसी बैलेंस में काम करती है, और जियांग शुए को भी वही सच महसूस होने लगा। जियांग शुए ने अपने पास्ट पर सोचा, ये मानते हुए कि कल्टीवेटर बनने के बाद शुरू में उसे बहुत खुशी हुई थी। हालांकि पावर की चाहत में उसने खुद को एक बर्फीले पहाड़ में कैद कर लिया था, सिर्फ कल्टीवेशन पर फोकस करते हुए। उसे यकीन था कि उसका तरीका सबसे अलग है और वो जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। फिर भी वो आखिर में फेल हो गई। अब नई समझ के साथ जियांग शुए ने माना कि वो कामयाब क्यों नहीं हुई। उसका रास्ता शुरू से ही गलत था। उसे महसूस हुआ कि पावर को सच में समझने के लिए उसे पहले जिंदगी का मतलब समझना होगा। जैसे ही जियांग शू को समझ आई, ली फैन ने उसे गौर से देखा और उसकी रियलाइजेशन की पुष्टि कर दी। ली फैन ने समझाया कि इसीलिए वो हमेशा जिलिंग को अंडा पेंट करने की सलाह देता था। उसका मानना था कि उसे पेंट करना बहुत आसान है और वो जितनी नेचुरल और सादा रहेगी उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। जियांग शू ने अपना शुक्रिया अदा किया। ली फैन को उसकी गाइडेंस के लिए सच्चे दिल से थैंक यू कहा। हालांकि ली फैन ने थैंक्स को हटा दिया, ये कहते हुए कि उसका जवाब बस एक सिंपल आंसर है, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। बात बदलते हुए उसने नोट किया कि उनकी विजिट का टाइम एकदम परफेक्ट है और उन्हें बैठने के लिए कहा। उसने बताया कि उसके गार्डन में एक शानदार पीच ट्री है और उनके साथ उसके फल शेयर करने का ऑफर दिया। ब्लैक-ईड लोगों ने घबराहट में एक दूसरे को देखा और आपस में फुसफुसाए, क्या हमें सच में एक इमॉर्टल ट्री के पीछे सर्व किए जाने वाले हैं? वो हमेशा मानते थे कि ऐसे पावरफुल ट्रीज सिर्फ हेवेंस में मिल सकते हैं, इसलिए अर्थ पर एक का होना हैरान करने वाला है, और अब उन्हें उसका फल चखने का रेयर मौका मिल रहा है। जैसे ही वो सब बैठे, लड़कियों ने बाकियों को भी बैठने के लिए कहा, अजीब तरह से खड़े रहने के बजाय। थोड़ी देर बाद ली फैन वापस आया पीचेस लेकर। उसने समझाया कि उसने वो ट्री खुद लगाया था और जो पीचेस वो खाने वाले थी वो सीजन के पहले थे। उसने माना कि उसे नहीं पता कि वो कैसे टेस्ट करेंगे, पर उसे भरोसा है कि उन्हें वो पसंद आएंगे। ग्रुप ने तारीफ से भरकर अपना शुक्रिया अदा किया। मास्टर ली फैन को इतना कीमती गिफ्ट उनके साथ शेयर करने के लिए थैंक यू कहा, और इसी तरह रहस्य और गहरे होते गए और सफर जारी रहा। आगे क्या होगा? क्या ली फैन की समझ उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, या परछाइयों में और भी बड़ी चुनौतियां इंतजार कर रही हैं? अगर आप भी हमारी तरह एक्साइटेड हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप अगला एपिक रिकैप कभी मिस ना करें। अगली बार तक देखते रहिए, और वीडियो बहुत देर बाद आया उसके लिए माफ कर देना। दूसरा वीडियो आप सबकी कृपा से जल्द आएगा। सब्सक्राइब कीजिए और मजे लूटिए।